आज की वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करने जा रहे हैं जो हमारा सी आई पी सी और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए है। और इस वीडियो में हम पूरा प्रैक्टिस मैनुअल को कवर करेंगे जो हमारे आने वाले नवंबर 20 एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा चैप्टर 1, नेचर ऑफ ऑडिटिंग। नेचर ऑफ ऑडिटिंग में हम क्या मान सकते हैं? सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं ऑडिट की होती क्या है। ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए या किसी के बाइजनेस के अंदर वो काम ना करे। ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, कोई भी एंटिटी हो, कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, कोई भी प्रॉफिट कमाती हो या नहीं कमाती हो, एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड लीगल फॉर्म, ये भी नहीं देखेंगे उसका साइज कितना है या लीगल फॉर्म कितना है। When such examination is conducted with a view to expressing an opinion, ये एग्जामिनेशन की जाती है एक ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी सही है या गलत है, उस चीज़ को देखने के लिए। एक्सपेक्ट्स क्या क्या कवर करेंगे ऑडिट में, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो एक ऑडिट में कवर होनी चाहिए, ये चीज़ हम देखेंगे। प्रिंसिपल एक्सपेक्ट्स टू बी कवर इन द ऑडिट। प्रिंसिपल एक्सपेक्ट ये चीज़ें तो मतलब कवर होनी ही चाहिए, तभी एक ऑडिट अच्छे से की हुई मानी जाएगी। तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं। एन एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जस्ट अ मिनट। एन एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। बेसिकली हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है और इंटरनल कंट्रोल है उसको एग्जामिन करेंगे कि वो सही कर रहा है, वो सही से काम कर रहा है या नहीं। ये एसर्टेन करने के लिए, टू एसर्टेन वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द बिजनेस, ये हमारे बिजनेस के लिए सही है। एंड हेल्प इन प्रॉपरली रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स, और हेल्प करता है बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में। रिव्यूइंग द सिस्टम एंड पर प्रोसीजर, सिस्टम को देखेंगे और प्रोसीजर्स को देखेंगे जो हमारे लगाए गए हैं वहाँ पे, उनको रिव्यू करेंगे। चेकिंग ऑफ द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कितनी हद तक सही है हमारी किताबों की जो हमने रिकॉर्ड किया है। लाइक अगर हमने 200 रुपये डाले हैं तो 200 ही रिकॉर्ड किए गए हैं, 2000 तो नहीं रिकॉर्ड किए गए हैं। वेरिफिकेशन ऑफ द ऑथेंटिसिटी एंड द वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन्स इन द बुक, जो ट्रांजेक्शन हुई है वो कितनी वैलिड है और उनकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, कितनी वो सही है और कितनी वो मतलब एक तरह से कितनी अप्रूव की गई है, ये चीज़ हम देखेंगे। एसर्टेन द प्रॉपर डिस्टिंक्शन हैज़ बीन मेड बिटवीन द आइटम ऑफ कैपिटल एंड द रेवेन्यू नेचर, जो हमारे कैपिटल और रेवेन्यू नेचर की जितनी भी आइटम्स थी यहाँ पे, लाइक आपके जो एक्सपेंसेस थे वो रेवेन्यू नेचर में डाले गए हैं, जो कैपिटल एक्सपेंसेस थे कैपिटल एक्सपेंसेस में डाले गए हैं। कंपैरिजन ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट देखेंगे कि कंपेयर कितनी की गई है हमारी, और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और बैलेंस शीट को कंपेयर करके देखेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ द टाइटल एग्जिस्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ द एसेट्स अपीयरिंग द बैलेंस शीट, जो हमारे टाइटल है, एग्जिस्टिंग है, और वैल्यू ऑफ द एसेट्स है बैलेंस शीट में जो अपीयर हो रही है उसको वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ द लाइबिलिटी स्टेटेड इन द बैलेंस शीट, लाइबिलिटी को वेरीफाई करेंगे जो बैलेंस शीट में हमारी पड़ी हुई है। चेकिंग द रिजल्ट शोन बाय द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल एंड टू सी वेदर द रिजल्ट शोन आर ट्रू एंड फेवर, जो हमारे पी एंड एल ने रिजल्ट शो किए हैं हमें, वो हम ये देखेंगे कि ट्रू या फेयर है या नहीं। ऑडिट इज ऑफ द कॉर्पोरेट बॉडी कंफर्मिंग दैट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हैज बी कंप्लाइंट, अगर हमारी कंपनी की ऑडिट है तो ये चीज़ हम देखेंगे कि जितने भी लॉ एंड रेगुलेशंस हैं उनको कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं। रिपोर्टिंग टू द अप्रोप्रिएट पर्सन, जो एक कंपनी का सीईओ है या सीएफओ है उसको एक प्रॉपरली उस चीज़ की रिपोर्टिंग की गई है या नहीं। बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट, वो क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके थ्रू हमारी ऑडिट की जाती है, मतलब ये प्रिंसिपल्स तो फॉलो करने ही चाहिए हमें ऑडिट करते हुए। कंप्लायंस विद द बेसिक प्रिंसिपल रिक्वायर द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर, बेसिक प्रिंसिपल्स का कंप्लाई करना एक ऑडिटिंग प्रोसीजर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस अप्रोच टू द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस, बेसिकली ये जो रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस हैं वे एक सर्कमस्टांसिस, लाइक कल को कंपनी में कोई लिक्विडेशन करना पड़ जाए, कल को कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उन सारी चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होंगे? स्टेटेड इन द गाइडलाइन आर इंटीग्रिटी एंड द ऑब्जेक्टिविटी इंडिपेंडेंस ऑफ द मैनेजमेंट, इंटीग्रिटी देखेंगे हम, ऑब्जेक्टिविटी देखेंगे, इंडिपेंडेंस देखेंगे मैनेजमेंट की कितनी है। कॉन्फिडेंशियली देखेंगे कि मतलब उसने लाइक जो ऑडिटर है उसने ऑडिट करते हुए कॉन्फिडेंशियल चीज़ें अपने पास ही रखें, किसी के साथ शेयर तो नहीं कर दी है। स्किल्स एंड कंपिटेंस, जो बंदा ऑडिट कर रहा है उसके पास स्किल्स है, उसको ऑडिट करना आता भी है या नहीं। कंपिटेंस, वो सीए है
या नहीं, ये चीज़ देखेंगे। वर्क परफॉर्म बाय अदर, उस दूसरे बंदे ने अगर उसके आर्टिकल्स ने काम किया है तो वो उस काम को रिव्यू करता है या सीधा ही ऐसे डाल देता है, वो चीज़ देखेंगे। डॉक्यूमेंटेशन, तो सही से चीज़ों को डॉक्यूमेंट करता है या नहीं। प्लानिंग, उसने ऑडिट से पहले प्लानिंग की है या नहीं, कि मतलब पहले मैं प्लान बनाऊंगा उसके बाद ऑडिट करूंगा। ऑडिट एविडेंस को कैसे रखा है उसने, अकाउंटिंग सिस्टम और इंटर कंट्रोल को कैसे उसने चेक किया है, ऑडिट का कंक्लूजन क्या आया है और रिपोर्टिंग कैसे हुई है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। टाइप ऑफ द ऑडिट, कौन से टाइप की ऑडिट्स होती हैं। ऑडिट इज़ नॉट ए लीगल ऑब्लिगेटरी फॉर द ऑल टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिट एक लीगल ऑब्लिगेटरी नहीं है सारे टाइप के बिजनेसेस के लिए। कुछ लोगों को कराना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ वॉलेंटरी कराते हैं। ऑन दिस बेसिस ऑडिट में बी ऑफ द टू ब्रॉड कैटेगरीज। ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर द लॉ, ऑडिट किसी लॉ के तहत की गई हो। वॉलेंटरी ऑडिट अपने आप कराना, सिंपल। ये बेसिकली में डायग्राम दिया गया है जो स्टैंडर्ड्स का स्ट्रक्चर बता रहा है हमें। हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आफ्टर द स्टैच्यूटरी ऑडिट हैज़ बिन कंप्लीटेड, स्टैच्यूटरी ऑडिट एक बार कंप्लीट हो गई, ए फ्रॉड हैज़ बिन डिटेक्टेड, एक फ्रॉड पाया गया एट द ऑफिस ऑफ द ऑडिटी, ऑडिटर के ऑफिस में। व्हाट इज द डिफेंस एज एन ऑडिटर, आपका क्या डिफेंस होगा एज ए ऑडिटर। इस चीज़ को बिल्कुल प्रैक्टिकल सोच के देखो कि आपकी ऑडिट कंप्लीट करके आप आ चुके हो, रिपोर्ट आपने साइन कर ली, उसके बाद एक फ्रॉड पाया गया है और वो ऑडिटी जिसका ऑडिट किया है उसके ऑफिस में एक फ्रॉड पाया गया है, तो आपका क्या डिफेंस होगा इसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहला मैं, सिंपल सी बात है, एज पर द SC 240 द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड रेस्ट विद बोथ दोज विद द दो चार्ज गवर्नेंस ऑफ एंटिटी एंड मैनेजमेंट। सबसे पहली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रॉड को पकड़ने की या ख़त्म करने की, किसकी, मैनेजमेंट की और एंटिटी की, या दो चार्ज ऑफ गवर्नेंस, वहाँ पे जो TCWG बैठी हुई है उसकी। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट मैनेजमेंट with the oversight of the those charges governance places strong emphasis on the fraud prevention। मैनेजमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस डाले फ्रॉड प्रिवेंशन पे, कि मेरी कंपनी फ्रॉड ना हो, विच में रिड्यूस द अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्रॉड टू टेक प्लेस। जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हो रही हैं, जो मतलब ख़त्म कर देगा फ्रॉड की अपॉर्चुनिटीज़ कोई जो होने वाली है। लाइक इसका आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हो कि मैनेजमेंट कुछ ऐसे लॉज एंड रेगुलेशन बनाए जिसके थ्रू फ्रॉड के चांसेस ख़त्म हो जाए। लाइक अगर आप कोई वाउचर अप्रूव कराते हो, लाइक आपने 50,000 का वाउचर अप्रूव कराया, तो मैनेजर ने ये उस पर रूल लगा दिया कि अगर 50,000 से ऊपर का वाउचर अगर अप्रूव कराओगे तो वो प्लांट हेड और जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके साइन के बिना अप्रूव नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक वर्कर या एक एम्प्लॉय 50,000 का वाउचर अप्रूव करा रहा है तो उसको प्लांट हेड या वाइस प्रेसिडेंट को इस चीज़ का बताना पड़ेगा किस लिए 50,000 को खर्च करने वाला है, तो अपने आप ही फ्रॉड की पॉसिबिलिटीज़ कम होगी। अगर दूसरी जगह आप ये देखो कि 50,000 का वाउचर कोई भी अप्रूव कर सकता है बिना किसी के साइन से, तो उस केस में फ्रॉड ऑब्वियसली हो गई। तो इसमें ये कहा गया है, मैनेजमेंट प्लेस ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन द फ्रॉड प्रिवेंशन। मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस डालेगी फ्रॉड को प्रिवेंट करने में, जिससे रिड्यूस हो जाएंगे अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्रॉड टू टेक प्लेस। जस्ट अ मिनट। विच कुड बी परसुएड द इंडिविजुअल नॉट टू कमिट द फ्रॉड। जो एक इंडिविजुअल एक एम्प्लॉय को परसुएड करेगा कि आप फ्रॉड ना करें, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगे हुए हैं। सच ए सिस्टम रिड्यूस बट डज नॉट एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। ऐसा सिस्टम आपको ये है कि आपकी जो पॉसिबिलिटी ऑफ द फ्रॉड है वो रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन आपकी ख़त्म नहीं हो सकती। आप ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। An auditor conducting an audit in accordance with the SA is responsible for obtaining the reasonable assurance that the financial statement taken as a whole are free from the material misstatement। जो ऑडिटर है वो ऑडिट कर रहा है एसए के हिसाब से, वो रिस्पॉन्सिबल है रीजनेबल एश्योरेंस के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, वेदर कॉज बाय फ्रॉड और एरर, जो फ्रॉड या एरर के द्वारा की गई है। ओविंग टू द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट, बेसिकली ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। देयर इज ए अनअवॉइडेबल रिस्क दैट द सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट बी डिटेक्टेड। इसलिए इसको रीजनेबल एश्योरेंस कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुछ जो
गलतियां हैं, मिसस्टेटमेंट्स हैं, वो डिटेक्ट नहीं होती, जिसकी वजह से हम पूरी तरह मतलब ये नहीं बोल सकते कि हमने ऑडिट पर पूरा ओपिनियन दे गया है। ये एक रीजनेबल ओपिनियन होता है। Risk of not detecting a material misstatement from the fraud is higher than the risk of not detecting one result from the error. फ्रॉड से जो हम डिटेक्ट करते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स उन वो काफ़ी हाई होती है उनकी पॉसिबिलिटी कंपेयर टू एरर, क्योंकि फ्रॉड डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है कि मतलब दूसरे को पता ना चले। एरर तो ये है कि चलो गलती हो गई आपसे, आपको 2,000 रुपये की परचेज लिखनी थी, आपने 2 लाख रुपए की लिख दी, एक गलती से 1 0 फालतू लग गई, 2 0 फालतू लग गए, वो गलती है। लेकिन फ्रॉड वो है कि आपने करने आपने जानबूझ के 2 लाख रुपए की आपने जो फेक वाउचर्स बना लिए उसके या फेक बिल बना लिए, तो उसके हिसाब से उसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दिस इज बिकॉज फ्रॉड में इन्वॉल्व द सोफेस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स डिजाइन टू कंसील इट। बेसिकली यही है कि आपका जो फ्रॉड ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, सोफेस्टिकेटेड और केयरफुली ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपने वाउचर बना लिया, अपने बंदों से बात कर ली कि 20,000 को दे दूंगा, कि वो पकड़ना मुश्किल हो जाता है। Such attempts as the concealment may be even more difficult to detect, even accompanied by the collusion. ऐसे अटैम्प्ट काफ़ी मुश्किल होते हैं डिटेक्ट करने, क्योंकि ये सहमति कोल्यूजन सहमति से किए जाते हैं। Subsequent discovery of the material misstatement of financial statement resulting from the fraud during the period covered by the auditor report does not. Basically आपकी डिस्कवरी ऑफ द material misstatement फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइम पे फ्रॉड से होती है और ये ऑडिट रिपोर्ट में कवर नहीं हो सकती। इंडिकेट दैट द वेदर द फ्रॉड हैज़ एडहेयर टू द बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एन ऑडिट। बेसिकली आपका जो फ्रॉड है वो प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है बेसिक को, ये भी हम ये चीज़ें देखते हैं। द क्वेश्चन ऑफ वेदर द ऑडिटर हैज़ एडहेयर टू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ऑडिट। क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि आप ऑडिटर को जब रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हो कि ऑडिटर ने अपने बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो किया ही नहीं, लेकिन ऑडिटर ने अगर प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है, लाइक उसने परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट वर्क देखी है, स्किल्स अपनी पूरी लगाई हैं, डॉक्यूमेंटेशन किया है इंपॉर्टेंट मैटर्स का, डिटेल बनाई ऑडिट ऑफ प्लान की, रिलायंस प्लेस्ड ऑन द इंटरनल कंट्रोल देखे हैं, और नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द कंप्लेंट्स ये सब देखा है, इज डिटरमाइंड बाय द एडवोकेसी ऑफ द प्रोसीजर अंडरटेकन इन द सर्कमस्टांसेस। बेसिकली ये डिटरमाइन किए जाते हैं, उसको सारे प्रोसीजर फॉलो किए हैं। द सुटेबिलिटी ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसीजर्स, जो ऑडिटर की रिपोर्ट है इन्हीं प्रोसीजर्स पे बेस्ड है। The liability of the auditor for the failure to detect the fraud exists only when the such failure is clear due to the not exercising reasonable clearness skills. ये लाइबिलिटी ऑडिटर की तभी होगी जब ये माना जाएगा कि ऑडिटर ने इन चीज़ों का फॉलो अप नहीं किया, इन प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, तो ये एक तरह से फेलियर है हमारा। After the completion of the statutory audit, if the fraud has been detected, the same by itself cannot mean that auditor did not perform any duty. अगर स्टैचुटरी ऑडिट के बाद भी कोई फ्रॉड मिल जाता है तो हम ये नहीं बोल सकते कि ऑडिटर ने अपनी ड्यूटी को सही से परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि वो इस चीज़ के सारे एविडेंस दे चुका है कि उसने अपने पूरे प्रोसीजर्स लगाए थे, पूरे जो उसका प्रोसीजर्स थे या उसकी जो भी रीजनेबल एश्योरेंस था वो पूरा लगाया था, और उसने पूरे मेथड्स के साथ ऑडिट को किया है, तब भी अगर फ्रॉड निकल गया तो उस केस में उसकी गलती नहीं है, उसमें हमारी मैनेजमेंट की गलती है या उसमें हमारे प्रोसीजर्स की गलती है। इफ़ द ऑडिटर कैन प्रूव दैट विद द हेल्प ऑफ पेपर दैट ही हैज़ फॉलो द एडवोकेट प्रोसीजर्स, अगर वो प्रूव कर देता है कि उसने सारे प्रोसीजर को फॉलो किया है नेसेसरी फॉर द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट, ही कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, तो वह ऑडिट के लिए उसके फ्रॉड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। डूइंग ए स्टैट ऑडिट इज़ अ फुल ऑफ रिस्क, नरेट द फैक्टर विच कोज द रिस्क। एक ऑडिट करना काफ़ी रिस्क का काम है। आप ये बताइए कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रिस्क होता है। एज पर द ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर and conduct of the audit is in accordance with the standard on auditing. Overall objective auditor का और conduct of the audit in the standard of audit के standard with the according to the essays. The purpose of the audit is to enhance the degree of the confidence of intended users in the financial statement. Purpose क्या होता है audit का? Basically confidence of the users को बढ़ाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। दिस इज अचीव्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन।
ये अचीव किया जा सकता है एक्सप्रेशन ऑन ओपिनियन बाय द ऑडिटर। अगर ऑडिटर ने जो ओपिनियन दिया है उसके थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि उसने पूरे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है। फाइनेंस स्टेटमेंट आर द प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपके प्रिपेयर किए गए हैं मटेरियल एक्सपेक्ट्स के साथ और अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर ओपिनियन इज ऑन द वेदर द फाइनेंस स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट और गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू। जो आपका ओपिनियन है वो आपको एक ट्रू एंड फेयर व्यू देता है इस चीज़ के बारे में कि कैसे आपका जो ऑडिट है वो किए गए हैं या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। एन ऑडिट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द एसए एंड रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट एनेबल द ऑडिटर टू फॉर्म एन ओपिनियन। जो ऑडिट है वो किया गया है अकॉर्डिंग विद द एसए और एथिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके, जिसके कारण हमारा जो ओपिनियन है बना गया है। एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट वेयर परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेबल FRF। एक इंडिपेंडेंट ऑडिट अगर परफॉर्म किया गया है सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हुए, द ऑडिट हैज़ टू बी रीजनल सेटिस्फाई whether the information contained in the underlying accounting record and the other resources is reliable। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारी ऑडिट है वो सेटिस्फाई कर रही है इंफॉर्मेशन जो हमारे अकाउंट्स में अकाउंटिंग रिकॉर्ड में डाली गई है और या जो अदर सोर्सेज से डेटा अवेलेबल हुआ है रिलायबल है या नहीं। सो फैक्टर्स बेसिकली आपके क्या क्या हो सकते हैं जो रिस्क करते हैं हमारे ऑडिट में। क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें रिस्क मिलता है ऑडिट में और ऑडिट करने में जिनसे रिस्क आता है। एक्सरसाइजिंग द जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर वर्क इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ द जजमेंट। जो ऑडिटर का काम होता है वो जजमेंट्स को एक्सरसाइज ये देखना होता है सही है या नहीं। फॉर एग्जांपल इन डिसाइडिंग द एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, रीजनेबलनेस ऑफ द जजमेंट एंड एस्टिमेटेड मेड बाय मैनेजमेंट इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप ये देखेंगे कि आपके ऑडिट प्रोसीजर्स बनाते हुए ऑडिटर अपने प्रोसीजर तो बना लेता है लेकिन जो जजमेंट होती हैं या एस्टीमेट होते हैं वो मैनेजमेंट के द्वारा दिए जाते हैं और उसी के बेसिस पे ऑडिटर को अपनी ऑडिट करनी पड़ती है। नेचर ऑफ द ऑडिट एविडेंस। मच ऑफ द ऑडिट एविडेंस अवेलेबल टू द ऑडिटर कैन एनेबल हिम टू ड्रॉ द रीजनल कंक्लूजन। सारे जो ऑडिटर एविडेंस होते हैं वो बेसिकली यही बताते हैं कि आप अपना रीजनल कंक्लूजन उनके बेसिस पे निकाल सको। नॉर्मल रिलाइज अपॉन द परवेसिव एविडेंस रेदर देन द कंक्लूसिव। जो ऑडिटर रिलाई करता है परवेसिव एविडेंसेस पे कंक्लूसिव एविडेंसेस के बजाय। इवन इन द सर्कमस्टांसेस वेयर द कंक्लूसिव एविडेंस इज अवेलेबल द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द सच एविडेंसेस मे फार द एक्सीड्स द बेनिफिट। बेसिकली उन एविडेंसेस को निकालने की जो कॉस्ट है वो काफ़ी महंगी होती है कंपेयर टू द बेनिफिट्स। लाइक अगर आप ऑडिट करने जा रहे हैं और आपको एक पेट्रोलियम सेक्टर का ऑडिट करना है लेकिन आपको ये चाहिए कि पेट्रोलियम सेक्टर के आने वाले 10 साल में ग्रोथ क्या होगी प्लस इस पूरी इंडस्ट्री ग्लोबली ग्रोथ कितनी है, तो वो चीज़ करने के लिए आपको बेसिकली S&P ग्लोबल या कैपिटल IQ से रिपोर्ट्स खरीदनी पड़ेंगी जो कि एक एक रिपोर्ट 500 600 डॉलर की होती है। लाइक $600 का वो 70 के हिसाब से हिसाब लगाए तो 42,000 रुपये के करीब आप रिपोर्ट खरीदेंगे एक ये पता लगाने के लिए कि इंडस्ट्री का साइज़ क्या है। तो इसलिए ये चीज़ें काफ़ी महंगी होती हैं। Inherent limitation of the internal control. Internal control can provide only reasonable but not absolute assurance on the amount of several inherent limitations. जो इंटरनल कंट्रोल है आपका वो आपको ओनली रीजनेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एक एब्सोलूट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता कि मतलब आपकी जो कंट्रोल्स हो बिल्कुल इफेक्टिव हैं या मतलब आपके कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आपको रीजनेबल देगा कि आपकी जो कंट्रोल्स हैं 99% सही हैं, 1% की इसमें दिक्कत आ सकती है। तो वो चीज़ भी एक इनहेरेंट लिमिटेशंस है क्योंकि किस चीज़ में ह्यूमन एरर हो सकता है या पॉसिबिलिटी ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ कंट्रोल थ्रू द कोल्यूजन, लाइक लोगों ने मिलके ही फ्रॉड कर दिया, तो वो चीज़ आप बोल सकते हो। इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट द ऑडिट सफर फ्रॉम द कंट्रोल रिस्क ऑन द अकाउंट ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। बेसिकली आपका जो ऑडिट है वो सफ़र करता है कंट्रोल रिस्क के कारण कि आपके कंट्रोल्स को सही से फॉलो नहीं किया जाता, डिटेक्शन रिस्क के कारण, नेचर ऑफ ऑडिट लाइक आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या मिस स्टेटमेंट्स है वो सबसे सही से डिटेक्ट नहीं हो पाती, और ये एस्टिमेट करता है अकाउंटिंग पॉलिसीज में। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स हैज़ बीन मिस रिकॉर्डेड आइदर होली और द पार्शली कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशंस। जो आपकी ट्रांजेक्शन्स है मिस रिकॉर्ड कर दी आपकी
थोड़ी सी या पूरी, उसका आप एरर ऑफ कमीशन बोल सकते हैं। दो तरीके से हो सकते हैं, पोस्टिंग में एरर कर दिया, कास्टिंग में एरर कर दिया, कैरी फॉरवर्ड में कर दिया, या एक्सट्रैक्शन ऑफ द बैलेंस में कर दिया। पोस्टिंग एरर मे बी ऑफ द रोंग अकाउंट, आपने रोंग अकाउंट में ही पोस्टिंग कर दी, सीधी सी बात है, और रोंग अमाउंट कर दिया, रोंग फाइल में कर दी। अगर आपको मिस्टर एक्स से अमाउंट रिसीव हुआ था, वो आपने मिक्सर वाई के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, 360 रुपये की परचेज हुई थी, उसको 630 रुपये की बता दिया। सेल्स रिटर्न आया था, उसको परचेज रिटर्न बता दिया, तो वो चीज़ है। फर्स्ट टाइप द एरर विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, अफेक्ट नहीं करता है ट्रायल बैलेंस को, क्योंकि सीधी सी बात है, एक चीज़ डेबिट हुई होगी, दूसरी में क्रेडिट हो गई होगी। डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, उसका बैलेंस मैच हो जाएगा। अदर टू विल अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, बेसिकली आपका जो ट्रायल बैलेंस इससे अफेक्ट नहीं होगा। कास्टिंग एरर क्या होता है, एरर कमिटेड व्हाइल मेकिंग द टोटल्स, इसमें ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो सकता है। लाइक आप टोटल कर रहे थे, उसका ट्रायल बैलेंस का टोटली आपने 1 लाख होना था, लेकिन आपने 10 लाख कर दिया, तो उस केस में आपका एरर वो इफेक्ट करेगा। कैरी फॉरवर्ड एरर और इंस्ट्रक्शन ऑफ बैलेंस ऑल्सो इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। आप अपना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने जा रहे थे, आपने पिछले साल का बैलेंस ही डालना है, इसमें ट्रायल बैलेंस में नहीं डाला, दोनों तरफ से इफेक्ट करेगा। एरर ऑफ द डुप्लीकेशन इज अनदर टाइप ऑफ द एरर ऑफ कमीशन, रिकॉर्डिंग ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन ट्वाइस, एक ही ट्रांजेक्शन को 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, डुप्लीकेशन नाम से पता चल रहा है, डुप्लीकेट। सच एरर डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस बट दे विल अफेक्ट द स्टेटमेंट ऑफ P&L, P&L को अफेक्ट करते हैं ये, लेकिन ट्रायल बैलेंस को नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से बैलेंस मैच हो जाएगा। Mention briefly condition or the event which increase the risk of the fraud leading to the material misstatement in the financial statement. Condition which increase the risk of fraud or error, कौन सी condition जो fraud और error के risk को बढ़ा देती है? In the planning and performing an examination, the audit should take into consideration the risk of material misstatement of the financial information caused by fraud and error. Auditor ये अपने ये ऑडिटर इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, रिस्क ऑफ द मेटेरियल मिसस्टेटमेंट का, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के कारण हो रहा है, और जिनसे मतलब फ्रॉड और एरर अराइज होते हैं। वीकनेस इन द डिज़ाइन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, आपका इंटरनल कंट्रोल काफ़ी वीक है और नॉन कंप्लाइंस हो रहा है आपके कंट्रोल प्रोसीजर्स का। क्या क्या बेसिकली आपकी कंडीशंस हो सकती है जिनकी वजह से आपका रिस्क और एरर और फ्रॉड इंक्रीज होते हैं। वीकनेस इन द डिज़ाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल बिल्कुल बेकार, कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, और नॉन कंप्लाइंस विद द कंट्रोल प्रोसीजर, कंट्रोल प्रोसेस को फॉलो कर ही नहीं रहा है कोई भी। ए सिंगल पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑल द डॉक एंड मेकिंग इनटू रेलेवेंट सेक्शंस, एक ही बंदा है जो मेकर भी है चेकर भी है, 500 का अमाउंट डाले या 5000 का, आपको क्या पता चलेगा, तो उससे फ्रॉड होता है। डाउट अबाउट द इंटीग्रिटी और द कॉम्पिटेंसी ऑफ द मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ को डाउट है मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे, कॉम्पिटेंसी में, उनको पता है कि हम कितना ही फ्रॉड कर लें पकड़ ही नहीं पाएंगे, तो उसकी वजह से भी आपका जो है काफ़ी सारा फ्रॉड होता है। लाइक आपको सीधा उसने बोल दिया कि हमारी मशीन में नुकसान हो गया है, हायर टर्नओवर रेट हो गया हमारा, तो मैनेजमेंट पकड़ ही नहीं पाती उस चीज़ को। अनयूजुअल प्रेशर विद इन द एंटिटी, काफ़ी प्रेशर डाला जाता है। लाइक कोई एम्प्लॉई है, उसको आपने बोला कि शाम तक के टारगेट पूरे करके दिखाओ, आपने उसको बोला कि मेरे को शाम तक 100 अकाउंट खुल जाने चाहिए, मेरे को शाम तक ये चाहिए कि आप मेरी कंपनी के 100 अकाउंट खोलो, तो अपने रिश्तेदारों का अकाउंट खोलेगा, दोस्तों खोलेगा, उसको अपना टारगेट पूरा करना है, वो चीज़। अनयूजुअल ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजेक्शन हो रही है तो एक्सेसिव पेमेंट कर देगा वो जानबूझ के। प्रॉब्लम्स इन ऑब्टेनिंग द सफिशिएंट एंड द ऑडिट एविडेंस, प्रॉब्लम काफ़ी आ रही है ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने में। डॉक्यूमेंटेशन इनएडवोकेट हो रही है, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आ रहे हैं फिगर और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बीच में, कंफर्मेशन आ रही है थर्ड पार्टी से, तो उस केस में भी जो आपकी एविडेंसेस हैं काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। ये हमारी पूरी सीरीज चलने वाली है जिसमें हम पूरे प्रैक्टिस मैनुअल को कवर करेंगे अभी नवंबर 20 के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक को भी प्रेस कर सकते हैं अगर आपको काफ़ी कंटेंट अच्छा लगा तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल की वीडियो में।